यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। भारत और चीन के बीच में जो विवादात्मक स्थिति चल रही है, उस स्थिति के बीच में जो खबरें चाइना और भारत के बीच से आ रही हैं, या हम कहें कि इंडो तिब्बत बॉर्डर से आ रही हैं, उन खबरों के बीच में बहुत सारे न्यूज़ चैनल हमको बता रहे हैं कि भारत की सेनाओं ने कुछ ब्लैक पॉइंट पर या और ब्लैक टॉप पर और दूसरी स्थानों पर कब्जा कर लिया है। और पैंगोंग लेक पर भी जो फिंगर 4 और उससे आगे की सिचुएशन है, उसमें भी हम आगे बढ़ गए। इस बीच में हमारे पास कुछ अच्छी खबरें भी आईं, और ये अच्छी खबर नो डाउट है, लेकिन इस खबर को हमको एनालाइज करना चाहिए। जब मैंने पहले भी कहा है कि हमारे और चाइना के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको हम कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल पेट्रोलिंग होती है, तो बीच का कुछ पोर्शन ट्रांजिशन पोर्शन रहता है। हम उस स्थिति पर गए और उस स्थिति पर जाकर हमने ब्लैक टॉप पर कब्जा किया, और उसके अलावा कुछ और 6 दूसरे हिल्स पर कब्जा किया, या वहाँ पर हमने पोजीशन ली। अगर हम ये कहें कि हमने कब्जा नहीं किया है, हमने वहाँ पर पोजीशंस ली हैं, तो ज़्यादा बेटर होगा। वो कब्जे का क्षेत्र नहीं है, क्योंकि वो क्षेत्र हमारा ही क्षेत्र है, इसलिए हम उस पर कब्जा कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात कहना नहीं होता है। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो हमारा क्षेत्र है जिस पर हम इग्नोर कर रहे थे, और उस क्षेत्र पर हम अपनी पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे थे या नहीं कर रहे थे। चाइना हमको बार बार, हम जब भी वहाँ पेट्रोलिंग करने के लिए जाते थे तो चाइना ऑब्जेक्शन लगाता था, और ऑब्जेक्शन लगाने के बाद हम वहाँ से पीछे हटाते थे और हम दूसरी जगह पर पेट्रोलिंग करने लगते थे। मैंने पहले भी कहा है कि उस फोर्स पर आईटीबीपी रहती है, उन पोस्टों पर आईटीबीपी रहती है, क्योंकि हमने कभी उसको चाइना बॉर्डर नहीं माना है, इसलिए हमने इंडो तिब्बत बॉर्डर माना है उसको। या जब फोर्सेस की बात करते हैं तो इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्सेस उसको कहते हैं। मैंने अगर पीछे वाले लेक्चर्स आप देखेंगे तो उसमें मैंने डिस्कशन किया है कि हम रिकॉग्निशन का मामला है, और हमने तिब्बत को कभी भी चाइना का हिस्सा रिकॉग्नाइज नहीं किया है, यूएस ने भी नहीं किया, और संसार के आधे से ज़्यादा कंट्रियों ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, और वो तिब्बत को एक स्वतंत्र कंट्री मानते हैं, और चाइना का इलीगल ऑक्यूपेशन तिब्बत पर मानते हैं। इन सिचुएशंस में जब हम वहाँ पर पहुँच गए तो हमको रियलिटी जाने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, जापान का जो एक्शन है इस समय, जापान के एक्शन से मुझे लगता है कि हर भारतवासी को बड़ी खुशी होगी, और माननीय मोदी जी के जो प्लान है, माननीय मोदी जी का जो विज़न है, उस विज़न पर भी इस समय चाइना के अगेंस्ट में और भारत के पक्ष में जापान ने जिस प्रकार से वीरता दिखाई है, और जापान ने जिस प्रकार से खुले मन से हमारे साथ आने के लिए अपने लोगों को कहा है, मुझे लगता है कि शायद ही कुछ कंट्री या कोई कंट्री इस प्रकार से यूएस और भारत के बाद कोई ऐसा कंट्री खुलकर कह रहा होगा। मैं फिर से बता दूं कि ये जो ब्लैक टॉप की बात आती है, या जो और दूसरे हिल एरिया की बात आती है, हम वहाँ पर पेट्रोलिंग नहीं कर रहे थे। चाइना ने कल रात में प्रयास किया कि वो किसी तरह से उन टॉप्स पर चला जाए। वो ट्रांजिशन क्षेत्र था जो खुला छोड़ा होता, मेरा क्षेत्र था। चाइना ऑब्जेक्शन लगाता था, इसलिए हम वहाँ पर नहीं जा रहे थे। तो रात में चाइना ने प्रयास किया कि वो उन टॉप्स पर चला जाए, और हम सबको पता होना चाहिए कि पिछली बार भी 1962 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और 1962 में फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में कुछ बातें चल रही थी, मई जून में कुछ बातें चल रही थी, वो पीछे भी चले गए थे वार्ताओं के बीच में। अचानक उन्होंने अगस्त और सितंबर में हमारे ऊपर हमला कर दिया था। तो ध्यान रखने की ये बात है कि ये वही पीरियड चल रहा है जिस समय चीन ने हमारे ऊपर 62 में हमला किया था। चीन ने बहुत सारी सेनाएं पैंगोंग लेक पर लगा रखी हैं, और कई एक फिंगर्स जिन पर पेट्रोलिंग हम नहीं करते थे या उनको भी नहीं करनी चाहिए थे, वो फिंगर्स उन्होंने कब्जा करके रखे। फिंगर, बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूज़न है कि फिंगर का मतलब क्या होता है। लेक कुछ ऐसी बनी हुई है, लेक पर जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो लैंड है, वो कुछ ऐसी बनी हुई है फिंगर्स की तरह। तो ऐसे फिंगर हैं, ये इनको ऐसे कर लीजिए, ऐसे, तो ऐसे वो फिंगर्स बने हुए हैं। इसके चारों ओर ऐसे ऐसे पैंगोंग लेक है। तो फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके फिंगर्स है। तो उसमें एक साइड से फिंगर 14 पर वो, और फिंगर 4 पर हम, और बीच का ये ट्रांजिशन पोर्शन है। यहाँ पर फिंगर 8 जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हम कह सकते हैं कि फिंगर 8 लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। फिंगर 8 के 4 फिंगर या 5 फिंगर पीछे हम,
मतलब 4-5 पॉइंट पीछे हम, और फिंगर 8 के 4-5 पॉइंट पीछे वो, फिंगर 14 पर उनको होना चाहिए था और फिंगर 4 के पीछे हमको होना चाहिए था। इसलिए हमारी जो ITBP है वो फिंगर 4 पर है। ऐसे अगर हम करेंगे 14 फिंगर्स, तो ये बीच का अगर ये क्षेत्र है तो इसके इधर इन यहाँ पर हम और इसके इधर यहाँ पर वो होने चाहिए। उन्होंने क्या किया कि फिंगर 14 से बढ़ते बढ़ते वो फिंगर 8 पर आ गए। फिंगर 8 लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला लगभग एरिया बनता है और उसके इधर उधर हम दोनों को थोड़ी दूरी पर रहना था। वो फिंगर 8 पर आ गए का मतलब ये हो गया कि फिंगर 8 लाइन ऑफ एक्चुअल पेट्रोलिंग हो गई और फिंगर 4 पर हम बैठे हुए हैं तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहीं शिफ्ट हो जाएगी फिंगर 6 पर, जो हमें नहीं चाहिए। खैर, ये दूसरा विषय है। अब उन्होंने वहां से बढ़ना शुरू किया पैंगोंग से, और बढ़ते हुए वो कहीं ब्लैक टॉप पर और वहां की जो हिल एरिया है उस हिल एरिया पर जाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उन एरियाज पर जाने का मतलब होता है कि भारत के बहुत बड़े भूभाग पर सीधा कंट्रोल करना या सीधा वॉच करना और वहां से युद्ध करना। अब जैसे ही ऐसी सूचना आई कि वो उस ट्रांजिशन पोर्शन पर जाने का प्रयास कर रहे हैं, भारतीय सेनाएं एकदम एक्टिव हो गई और एकदम एक्टिव होते हुए हम वहां पर पहुंच गए और वहां पर पहुंचने के बाद हमने पोजीशन ले ली। वो पोजीशन अगर हम एक्टिव ना होते या भारतीय सेनाओं को भारत सरकार की तरफ से खुली छूट ना होती तो फिर वहां चाइना पोजीशन ले लेता, और चाइना पोजीशन लेने के बाद अगर हमारा युद्ध शुरू होता तो शायद हमको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली थी। हम उस पोजीशन पर पहुंच गए। वहां से अक्साई चीन का जो पोर्शन चीन के कब्जे में है, वो अक्साई चीन के पोर्शन पर हम सीधा वॉच कर सकते हैं और अक्साई चीन के पोर्शन पर अगर हम घुसना चाहें इन फ्यूचर तो हम घुस सकते हैं। हालांकि चाइना ने आरोप ये लगाया है कि वो जो ब्लैक टॉप का क्षेत्र है वो सिक्किम, वो क्षेत्र हिंदुस्तान का क्षेत्र नहीं है, वो अक्साई चीन का क्षेत्र है। मैं ये कहता हूं कि अगर वो अक्साई चीन का भी क्षेत्र है, चाइना के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं है, चाइना के अनुसार अगर वो अक्साई चीन का भी क्षेत्र है तो वहां पर हम पहुंच गए हैं तो अक्साई चीन भी हमारा है। चीन का ऐसा कहना है कि जहां पर भारत को लाइन ऑफ एक्चुअल पेट्रोलिंग होनी चाहिए वहां से भारत लगभग 5 से 7 किलोमीटर अंदर घुस चुका है। मेरा कहना यह है कि 5-7 किलोमीटर भी अगर हम घुसे हैं तो हमने अभी कुछ किया नहीं है। हमें पूरा अक्साई चीन और सक्सकाम वैली चाहिए जो चीन ने 1949 में 1962 में हमसे कब्जा कर लिया था। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर लगातार चीन अपनी फौजें बढ़ाता जा रहा है, चीन अपने आर्टिलरीज बढ़ाता जा रहा है, चीन अपने फाइटर प्लेन्स बढ़ाता जा रहा है, और नो डाउट भारत भी लगातार अपनी फौजें और फाइटर प्लेन्स वहां पर बढ़ाता जा रहा है। और जिस प्रकार से भारत तैयार है और भारत की तरफ से, भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से, इवन भारत के PMO की तरफ से और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से सेनाओं को छूट दी गई है कि हमारे 1 इंच भी भूमि की तरफ अगर चाइना आंख उठाकर देखे तो वो 1 इंच भूमि वापस पाने के लिए या वो 1 इंच भूमि को न लूट पाए, इसके लिए अगर उसकी आंखें भी निकालनी पड़े तो हमको निकाल लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन में जहां पर आज की तारीख में हम बैठे हुए हैं या आज की तारीख में जहां पर हम पहुंच गए हैं वो एक एग्रेसिव पोस्ट है। अभी तक क्या होता था, मैं आपको रियलिटी बताऊं, पीछे भी मैंने कई बार बताया है कि चाइना आगे बढ़ता था, जो ट्रांजिशन पोर्शन था उस ट्रांजिशन पोर्शन पर चाइना आगे बढ़ता था। चाइना के आगे बढ़ने के बाद हमारी जो ITBP है या जो BSF वहां पर लगी हुई है वहां पर मिलिट्री नहीं लगती। एक चीज यहां पर क्लियर करने की बात है, उस क्षेत्र में मिलिट्री नहीं लगती है, उस जगह पर आर्मी नहीं लगती है, वहां पर ITBP लगती है, वहां पर VSF लगती है, क्योंकि वो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। इंटरनेशनल बॉर्डर वो होता है जहां हमारे बाउंड्री का सेटलमेंट होता है। मैं बता दूं 2 प्रकार के डिस्प्यूट हमारे चलते हैं। एक बाउंड्री सेटलमेंट का डिस्प्यूट जो हमारे चाइना के साथ है, यानी कि हमारी बाउंड्री सेटल नहीं। दूसरा टेरिटोरियल डिस्प्यूट है जो हमारा पाकिस्तान के साथ है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट कहते हैं जहां टेरिटरी निर्धारित नहीं है, यानी कि गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र या जम्मू कश्मीर का क्षेत्र पाकिस्तान क्लेम करता है कि हमारा है, तो वो टेरिटरी पूरी डिस्प्यूटेड है। उस टेरिटरी पर क्या होना है वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट रहता है। भारत और चीन के बीच में या भारत और तिब्बत के बीच में कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है, वो बाउंड्री का डिस्प्यूट है कि बाउंड्री कहां पर हो। 62 की जो युद्ध हुआ था 60 में उन्होंने क्लेम किया था, तो 60 के जो क्लेम के दस्तावेज हैं उस
क्लेम के दस्तावेजों के अनुसार 78 डिग्री नॉर्थ और कुछ ईस्ट में हमने बाउंड्रीज तय की थी, या उन्होंने क्लेम किया था, वो भी हमने स्वीकार नहीं किया था। उसके बाद युद्ध हुआ था, तो वो जो बाउंड्री क्लेम कर रहे थे उसके भी अंदर घुस आए थे। वो तो यूएस के उस समय भी फाइटर प्लेन्स आ गए थे या युद्धक बेड़े उनके आ गए थे, जिसकी वजह से चाइना ने यूनिलेटरली उसको विड्रॉ किया था। हमारी सेनाएं बड़ी अच्छे से लड़ रही थी, किंतु हमारे पास आर्टरीज नहीं थी, हमारे पास हथियार नहीं थे, और हमारे प्रधानमंत्री जी उस समय इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के हिस्से हैं, हम गुट निरपेक्ष देशों के हिस्से हैं, इसलिए हमसे कोई लड़ने वाला नहीं है। तो हमसे लड़ने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने तैयारी नहीं करके रखी थी। तो एक बंदूक और 10 सैनिक ऐसे कुछ हुआ करते थे। एक सैनिक मर जाता था, उसको हटा दिया जाता था, दूसरा सैनिक उस पर बंदूक, वो भी 303 की वो भरने वाली कारतूस भरती थी और एक गोली चलाती थी। ऐसी सिचुएशन उस समय थी, सेना लड़ रही थी, लेकिन अमेरिका के आने की वजह से एकदम अचानक वो युद्ध विराम हो गया था, और उनको जो जगह चाहिए थी शिनजांग को और तिब्बत को मिलाने के लिए, वो रोड उन्होंने उस समय बना ली थी। उस रोड के नज़दीक, या जो वहाँ पर वो जो रास्ता बना रहे थे उसके नज़दीक आज हम पहुँच गए हैं। इसलिए चीन लगातार ये कह रहा है कि आप हमारी टेरिटरी में घुस आए, जबकि वो टेरिटरी पूरी की पूरी हमारी है। 62 से पहले 1960 में जो वो क्लेम कर रहे थे, या 1949 तक जो टेरिटरी पर हम पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो 1949 के बाद जब नेहरू जी ने वहाँ से सेनाएं विड्रॉ की और कहा कि नहीं, हमारे साथ हमारा चीन का कोई लड़ाई नहीं है, और अब तो कम्युनिस्ट चीन आ गया है, तो वो तो उनके भाई हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं, और वो हमारी टेरिटरी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। इस वजह से हमने वहाँ से सेनाएं विड्रॉ की थी, और जिसका नतीजा निकला था कि चीन लगातार हमारी बाउंड्रीज में घुसता चला आ रहा था। ये जो रियल पोजीशन है, मुझे लगता है कि ब्लैक टॉप वाली, और इसके आगे भी हम जहाँ पर बैठ गए हैं या जहाँ पर हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि अब 1962 में जो हमने गलती की थी और उन पोजीशंस को नहीं लिया था, इन्हीं ही सेम पोजीशंस को उस समय 1962 में चीन ने ले लिया था, जिसका हमको डिसएडवांटेज हुआ था युद्ध के समय पे। आज हमने वो पोजीशंस कैप्चर करके चीन को एक मैसेज दिया है कि हम डिफेंसिव नहीं हैं। आज का हिंदुस्तान डिफेंसिव नहीं है, आज का हिंदुस्तान अटैकिव है, और हम आपके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं, आपको सावधान रहना चाहिए। मुझे लगता है कि इसके लिए जो जापान का मामला है और जापान ने क्या स्टेप लिया है, उसके लिए हम एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे और उसको पब्लिश करेंगे। जापान का हम धन्यवाद करते हैं कि जापान ने किस प्रकार से इनिशिएट किया है। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।